नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें आज हमारी टॉपिक है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों हिंदी में व्यंजन। यानी आज हम लोग व्यंजन टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और उसके साथ सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए व्यंजन व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन होता क्या, व्यंजन कहते किसे बच्चों, और व्यंजन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है, उसको लिखते कैसे हैं, आज हम लोग उच्चारण कैसे कैसे करते हैं, उसकी सारी गतिविधियों को जानेंगे। बच्चों व्यंजन होता क्या है कि स्वरों की सहायता से, किसके, स्वरों की सहायता से, व्यंजन अकेले नहीं प्रयोग होता बच्चों, यह स्वरों की सहायता व्यंजन को लेना पड़ता है, तभी जाके पूरा अक्षर होता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले या उच्चारित होने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाना या उच्चारित होना, वही क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। इनका उच्चारण बच्चों स्वरों के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता है। इसका उच्चारण किससे हो, स्वरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजन का संबंध अंज यानी प्रकट करना धात से, यानी अंज धात से बच्चों है। इसका अर्थ है जो प्रकट हो। क्या है, इसका अर्थ होता है जो प्रकट हो, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है। इनके उच्चारण में बच्चों हमारे जिह्वा के स्पर्श के द्वारा, वायु का यानी हवा का थोड़ा बहुत अवरोध अवश्य होता है। मुख द्वार, हमारा मुख का द्वार जो है एक बार पूर्णतः बंद सा हो जाता है और खुलने पर वायु घर्षण के साथ निस्सारित यानी निकलती है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है कि स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वक भवत व्यंजन मिति, यानी स्वयं राजन्ते स्वराम अन्वक भवति व्यंजन मिति, अर्थात जो स्वयं सुशोभित होते हैं स्वर हैं और स्वर को यानी अनुसरण करने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ये भाष्य ने अपने पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा है। अब आइए व्यंजन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व बच्चों, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न आपके आंसर प्रश्नों के मिलेंगे। व्यंजन बच्चों दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। दो व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और वहीं सेकंड पॉइंट में है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं बच्चों, द्विगुण व्यंजन कहलाता है, द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसे द्विगुण व्यंजन, इसे उदात्त व्यंजन भी कहते बच्चों। कहीं कहीं आपको उदात्त अगर मिले, उदात्त लिखा हुआ, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं उसे ही हम उदात्त व्यंजन भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख के किसी विशेष स्थान से होता है, इन्हें हम स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या क से मा तक, यानी का वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग होता है ना, ये कुल मिला के कितने होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। ये क्रमशः किससे बोले जाते हैं, क से लेके मा वर्ग तक बच्चों, ये क्रमशः बोले जाते हैं कंठ, ताल, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ से उच्चारित होने वाले होते हैं क से मा तक की कुल संख्या में जो 25 अक्षर हैं। वहीं जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। आगे हम डिटेल में जानेंगे बच्चों इसको, केवल इंपॉर्टेंट तथ्य हम यहाँ लेके आए हैं इसमें व्यंजन में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी विशेष स्थान पर घर्षण से प्राप्त उष्मा के द्वारा उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या बच्चों 4 होती है। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 व्यंजन होती है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का वर्ग कितना है, जैसे क ख ग घ ङ का वर्ग में आएगा, चा छा जा झा यहाँ बच्चों चा वर्ग में आएगा, इसी को वर्ग कहा जाता है। टा ठा ड ढ अड़ा टा वर्ग में आएगा, और ता था द धा ना बच्चों ता वर्ग में आएगा, और पाफा बभा मा पा वर्ग में आएगा। पीछे हमने बताया ना, का से लेकर मा तक 25 अक्षर, यही का से लेकर मा तक वर्ग होता है।
वहीं या, र, ला और वा किस तरह का व्यंजन बच्चों है? अभी मैंने पीछे बताया ना, तो या, र, ला, वा अंतस्थ व्यंजन में आता है। ये सारे मतलब पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो या, र, ला, वा अंतस्थ व्यंजन में आएगा। वहीं स, ख मूर्धन्य सा, खष्टी सा, तालव्य सा, ह ये सब ऊष्म व्यंजन में आते हैं बच्चों। वहीं छ, त्र, ज्ञ और स्र ये किस तरह का व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन में आता है बच्चों। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन होते हैं बच्चों? तो ड और ढ, ड और ढ ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और ग्रहित या आगत व्यंजन कौन होते हैं बच्चों? क, ख, ग, ज और फ ये सब आगत या ग्रहित व्यंजन कहे जाते हैं बच्चों, आगत या ग्रहित। अब आइए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण बच्चों निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण बच्चों इस प्रकार से, जैसे पहला नंबर पे है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर बच्चों व्यंजन ध्वनियों के 4 भेद किए गए हैं। उच्चारण के आधार पर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कभी प्रश्न पूछे कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के हैं, तो बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 प्रकार? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार है बच्चों किसके? उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। स्पर्श व्यंजन कैसे पहचानते हैं, क्या होता है बच्चों, इसको जानेंगे हम। स्पर्श व्यंजन में स्पर्श का अर्थ होता है, क्या होता है? छूना होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करती है, उसे ही हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन कहेंगे। दूसरे शब्दों में अगर इसे हम कहें तो ये कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं, वही स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्श के साथ साथ इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त होते हैं ये 25 व्यंजन, इसलिए वर्गीय व्यंजन भी कहे जाते हैं। क्योंकि कंठ, ताल, मूर्धा का स्थान हर अक्षर का अलग अलग है, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे क वर्ग का अक्षर जितने होते बच्चों, किसका इसका स्पर्श स्थान क्या है? तो क वर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अंगा एक कंठ का स्पर्श करते हैं, यानी कंठ के द्वारा ही आवाज निकलती, क, ख, ग, घ, अंगा। चा वर्ग का स्थान क्या बच्चों? तो चा वर्ग में च, छ, ज, झ, या ये ताल का स्पर्श करते हैं। किसका? चा, छा। ये जब हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी जीभ जो है ताल में जाके सटती है, छूती है, इसलिए इसका उच्चारण हो पाता है। तो ये तालु स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। टा वर्ग जो बच्चों ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और ड और ढ ये मूर्धा को स्पर्श करते हैं। किसको? मूर्धा को स्पर्श करते हैं। मूर्धा क्या होता है? दांत के पीछे वाला जो उठा हुआ भाग होता है वही मूर्धा कहलाता है बच्चों। ता वर्ग जो है त, थ, द, ध, न ये दांतों का स्पर्श करते हैं बच्चों। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो दांत पे हमारी जीभ जाके छूती है, तो इसलिए ये दांतों का दंत स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। वहीं पा वर्ग बच्चों प, फ, ब, भ, म ये होठों का स्पर्श करते हैं, इसलिए ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे पा वर्ग में। अंतस्थ व्यंजन सेकेंड नंबर बच्चों, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है? तो अंतस्थ का अंतः का अर्थ होता है भीतर, अंतः यानी भीतर, अंदर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहें उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन है बच्चों अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला और वा। ये कौन व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये हमारे कंठ से ही केवल आवाज निकलती है और मुख का अगला भाग कोई काम नहीं इसके साथ करता है, हवा के साथ ही आवाज निकलती है कंठ से। तो यह बच्चों अंतस्थ व्यंजन होगा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कभी कहीं भी ये पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। इस चारों अंग जो है इसके जीभ, तालु, दांत और ओठ ये स्पर्श नहीं, यानी मतलब पूरा अभी छूते नहीं आपस में, ये केवल लगता है कि थोड़ा सा चलता है बस, इसलिए पूरा स्पर्श नहीं करते हैं। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन यानी अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं बच्चों। अंतस्थ के साथ साथ अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, क्योंकि इनको जब हम अक्षर का प्रयोग करेंगे तो स्वर के साथ मिलकर ही पूर्ण अक्षर बनेंगे, पूर्ण व्यंजन बनेंगे बच्चों।
अब आइए देखिए थर्ड नंबर पर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बच्चों क्या होता है, कौन होता है? ऊष्म व्यंजन में देखा जाए तो ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण स्थान बच्चों, ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये भी कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो? तालव्य सा, मूर्धन्य सा, खष्टी सा और हा। ये कौन कौन से बच्चों हैं? ये चारों कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से मतलब तेज आवाज और घर्षण करते हुए आवाज आती है, यानी गर्म हवा के साथ आती है और मुख में हमारे गर्माहट का आभास होता है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। वही संयुक्त व्यंजन क्या होता है बच्चों? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजनों से मिलकर बनता है, इसीलिए संयुक्त व्यंजन को कहा गया है। यानी दो व्यंजनों के मिलकर बनने के कारण इनको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन 4 तरह से 4 माने गए हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। ये संयुक्त रूप से माने क्यों गए हैं? जैसे छ बनता है किसके सहयोग से बच्चों? आधा क और आधा खष्टी सा और अ मिलकर तब छ बनता है। क प्लस ख प्लस अ तो छ बनेगा। वहीं त्र किससे बनता है बच्चों? त प्लस रा प्लस अ से बनेगा तो त्र होगा। ज्ञ किससे बनता है? ये ग प्लस या प्लस अ से ज्ञ बनेगा। और स्रा बनता है स प्लस रा प्लस अ से। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं इसी के कारण। वहीं अब आइए देखते हैं स्थानानुसार। सेकंड नंबर है स्थान के अनुसार उच्चारण का स्थान क्या होता है बच्चों किन वर्णों का? तो स्थानानुसार उच्चारण स्थान के अनुसार व्यंजन ध्वनियों का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे उच्चारण स्थान, ध्वनियां और वर्ग। बच्चों इसमें उच्चारण स्थान कंठ है। ध्वनि कौन है? कंठ से होने वाली बच्चों क, ख, ग, घ, अंगा और हा है। ये ध्वनियां का उच्चारण स्थान कंठ है। और वर्ग कौन आएगा? कंठ वर्ग में आएगा बच्चों, कंठ वर्ग में आएगा, कंठ वर्ग में आएगा। वहीं ताल में कौन आएगा बच्चों? ताल का उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन सी ध्वनियां हैं? ये च, छ, ज, झ, या और या और सा, ये दोनों आएंगे बच्चों। ये सारी ताल का उच्चारण स्थान है। ये तालव्य वर्ग में आती हैं बच्चों, इसलिए तालव्य वर्ग इनको कहा जाता है। वही मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण स्थान बच्चों, उच्चारण स्थान पे कौन कौन से ध्वनियां आती हैं? तो ये है ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और ढ, ड और खष्टी सा। ये सब क्या है? मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसलिए उन्हें मूर्धन्य वर्ग में रखा जाता है। वहीं दंत का उच्चारण स्थान बच्चों, दंत के उच्चारण स्थान में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? तो ये त, थ, द और ध, ये दंत का उच्चारण, इसलिए इनसे दंत वर्ग में रखा जाता है बच्चों, दंत वर्ग में रखा जाता है इन ध्वनियों को। वहीं वर्त से, वर्त से क्या होता है बच्चों? वर्त में कौन कौन सी ध्वनियां आती है बच्चों? वर्त में बच्चों कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? तो न, र, ल, स और ज्ञ, ये वर्ड्स में आती हैं। न, र, ल, स, ज्ञ। जब हम बोल रहे हैं तो वर्ड्स यानी वर्ड्स जो होता है बच्चों, न, र, जो हमारे दांत के पीछे वाले भाग है उसी को वर्ड का, दांत के पीछे वाले भाग जो टाइट टाइट होता है, जिसको मसूड़ा के रूप में पीछे वाला जानते हैं, उसके पीछे जो होता है वर्ड्स होता है, उसी को वर्ड्स वर्ग में किसको रखा जाता है? न, र, ल, स और ज्ञ को। अब आइए ओष्ठ व्यंजन, यानी ओष्ठ ध्वनियां कौन कौन सी बच्चों? तो प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ ध्वनि यानी ओष्ठ वर्ग में आएगी बच्चों। नासिक या नासिक में कौन होता है? जो हम उच्चारण जब करते हैं जिन व्यंजनों का, तो उसमें नाक से भी थोड़ी बहुत हवा आती है बच्चों। तो जब हम बोलते हैं उच्चारण करते समय तो नाक से भी उसकी आवाज आती है, जैसे अंगा, या, म, अड़ा और ना, यम, गणनम, इसको भी जानते हैं बच्चों। तो क्या होता है? नासिक के व्यंजन होता है, जिसको हम नासिक के वर्ग में रखते हैं, नासिक के वर्ग में रखा जाता बच्चों।
इनका उच्चारण स्थान बच्चों किस तरह से होता है? ऊपर अंक के रूप में होता है, अंक के रूप में होता बच्चों। अंक और चंद्र काट बिंदु में भी प्रयोग होता है। अंक, ऊपर अंक की मात्रा लगाते, अंक, चांद, ये सब सब लिखते तो ऊपर चंद्र काट बिंदु लगाते हैं ना, तो इसके रूप में होता है इसका उच्चारण प्रयोग। वही दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में उच्चारण स्थान में बच्चों व और फा होता है, इसको दंतोष्ठ वर्ग में रखते हैं, व और फा को। वही जिह्वा मूल, यानी जिह्वा मूल कौन कौन से उच्च ध्वनियां बच्चों है? तो क, ख और ग है, इसे जिह्वा मूली वर्ग में रखा जाता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, इसलिए ध्यान से इसको याद रखिएगा। अब आइए थर्ड नंबर पे बच्चों, प्रयत्नानुसार व्यंजन का प्रयोग कहाँ से कैसे होता बच्चों? तो प्रयत्नानुसार अगर देखा जाए तो व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न किया जाता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है, एक आभ्यंतर यानी अंदर की तरफ। तो ये दोनों कौन कौन सी आधार पर व्यंजन ध्वनियों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है? जैसे बाह्य प्रयत्नानुसार, तो बाह्य प्रयत्नानुसार बच्चों किस रूप में होता है? बाह्य प्रयत्नानुसार बच्चों होता है उच्चारण के लिए जिह्वा के बाहरी व्यापार, बाहरी व्यापार या कार्य को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों के निम्नलिखित रूप या भेद होते हैं बच्चों, जैसे घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण होते बच्चों बाह्य प्रयत्नानुसार। इसमें घोष वर्ण क्या होता बच्चों? घोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में घोष उत्पन्न हो यानी आवाज तेज आए, वे घोष ध्वनियां होती हैं। वर्गों के प्रथम यानी काका का घा अंगा, तो काका उस वर्ग का, क वर्ग का पहला अक्षर, और उसी तरह पा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, बस इस सारे वर्गों के पहला और दूसरा वर्ग तथा श, ख, श, ये सब क्या है? घोष ध्वनियों में आते हैं। अभी मैंने पीछे समझाया सारे वर्गों को, तो वहां से पहला, दूसरा और स, ख, श ये किस में आती हैं? घोष ध्वनियों में आती हैं बच्चों। उसी तरह अघोष ध्वनियां कौन कौन सी होती है बच्चों? इसका उच्चारण स्थान या इसको उच्चारित कैसे करते हैं? तो अघोष ध्वनियों में जिनके उच्चारण में घोष नहीं होता है यानी आवाज नहीं आती है, बहुत मामूली हल्की सी आवाज आती है, यही क्या होती हैं? अघोष ध्वनियां होती हैं। घोष के अतिरिक्त शेष ध्वनियां अघोष ध्वनियां होती हैं। शेष ध्वनियां घोष के अतिरिक्त सब अघोष ध्वनियां होती हैं। वहीं अल्प प्राण बच्चों, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? तो जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, जिनके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है, वे अल्प प्राण ध्वनियां कहलाती हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी पंचम वर्ण तथा अंतस्थ में जैसे प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण वर्गों का क, ग और अंगा, च, ज, या, ट, ड, अड़ा, त, द, न, प, ब, म, या, र, ल, व, ये सब अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। ये सारे वर्ण अल्प प्राण ध्वनियों में आते हैं बच्चों। इनका उच्चारण कम वायु के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। अब आइए देखते हैं महाप्राण। महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है और कौन कौन सी होती है बच्चों? तो महाप्राण में जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता पड़ती है, वे महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। वे महाप्राण ध्वनियां कहलाती बच्चों। हर वर्ग के दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन जितने होते बच्चों, दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन, ये सब महाप्राण में आते हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, फ, ध, फ, भ, श, ख, श, ह, ये सब महाप्राण ध्वनियां बच्चों महाप्राण व्यंजन में आएंगे। इसलिए इनको एक एक अक्षर रट लेना बच्चों, ताकि एक एक पॉइंट, ताकि एक भी सवाल गलत ना होने पाए। अब आइए देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्नानुसार। अभ्यांतर प्रयत्नानुसार बच्चों कौन कौन से रूप होते हैं? तो अभ्यांतर प्रयत्न की उस स्थिति में होता है जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय जिह्वा यानी जीभ मुख के भीतर संघर्ष या कार्य करती है, वही अभ्यांतर प्रयत्नानुसार ध्वनियां कहलाती हैं। यह निम्नलिखित प्रकार की होती है बच्चों, जैसे स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन होते बच्चों अनुनासिक होते हैं, पार्श्विक होते हैं, लुंठित होते हैं और उच्छिप्त होते हैं। ये अभ्यांतर के आधार पर होते बच्चों। तो स्पर्श में आइए देखते हैं। स्पर्श में जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके बोलते हैं तथा जिह्वा बच्चों अपने उच्चारण स्थान का स्पर्श मात्र करती है, यानी केवल हल्का सा छूती है, वे स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ, त, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, य, फ, ब, भा। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन में आएंगे बच्चों। इनका वर्गीकरण स्पर्श व्यंजन में होता है। वही स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते बच्चों? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार यानी हमारे मुख का भाग मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि जिह्वा उच्चारण स्थान को रगड़ती चलती है, वही क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, यानी आगे वाला भाग मोस्टली हमारा बंद, केवल आवाज निकलने भर के, लेकिन जीभ अपना अंदर काम कर रही है, तो इसलिए वो हर भाग को छू रही उच्चारण करते समय, इसलिए वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन है? ये चार हैं, च, छ, ज और झ है बच्चों। वही संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? इनका उच्चारण स्थान कैसे होता बच्चों? तो संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत इनके उच्चारण में मुख द्वार इतना संकीर्ण यानी पतला हो जाता है कि हवा को बीच से संघर्ष करके निकलना पड़ता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे श, बड़ा सा, छोटा सा, ह, ख, ग, ज, फ, ये सब संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं बच्चों। वहीं अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है बच्चों? ये कौन कौन से अनुनासिक व्यंजन है, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पर भी प्रश्न बनेंगे बच्चों। तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके बोलते हैं और हवा नाक के रास्ते निकलती है, इन्हें ही हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन अभी पूरा वर्गीकरण मैंने पीछे बताया ना, अंग, या, ड़ और न और मा, ये क्या है? अनुनासिक ध्वनियां यानी अनुनासिक व्यंजन ध्वनियां है बच्चों, अनुनासिक व्यंजन ध्वनियां हैं। अब आइए देखते हैं पार्श्विक व्यंजन कौन से होते बच्चों। पार्श्विक व्यंजन होते क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? पार्श्विक बच्चों जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बंद रहता है और हवा दोनों पार्थों से निकलती है, यानी मुख द्वार बीच में बंद रहता है लेकिन हवा जो है दोनों रास्तों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन होता कौन बच्चों? ल होता है, यानी जीभ हमारी जाके ऊपर सट जा रही है तो साइड साइड से हवा के द्वारा ल शब्द, ला वर्ड निकल रहा है बच्चों, इसकी आवाज, इसलिए इसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं ला को। अब आइए लुंठित कौन होता बच्चों? लुंठित वर्ड कौन सा है? लुंठित वर्ड जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में जीभ की नोक को, जीभ के अगले भाग को बेलन की तरह कुछ लपेट कर ताल का स्पर्श कराकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, उसे ही हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। जैसे र, तो जीभ हमारी ऊपर की तरफ जाके सट जा रही, तब रा दोनों तरफ से जीभ के गोल होने के बाद से दोनों तरफ से हवा के साथ निकल रहा है, इसीलिए इसको हम लुंठित कहते हैं। लुंठित क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनका 3-4 रूपों में प्रयोग होता है, कभी ऊपर से, कभी मात्रा शब्दों के नीचे से, जैसे प्र लिखना हुआ, प्रदेश लिखना हुआ तो साइड से लग जाता है, वर्ग लिखना है तो ग के ऊपर लग जाएगा, और दृढ़ लिखना है तो ड के नीचे लग जाएगा। तो इस तरह, इसीलिए इसको लुंठित कहा जाता है बच्चों, इसीलिए इसका नाम लुंठित वर्ण पड़ा है, क्योंकि ये कई रूपों में प्रयोग होता है। अब आइए देखते हैं उच्छिप्त। उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किस तरह करते हैं? तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर ताल को झटके से छूकर फिर सीधा कर लेने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे ही हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड, ढ, ड और ढ, तो हमारा ताल में जाके जीभ सट रही है, उसके बाद झटके से हट जा रही, तब ये
जाके वर्ण का उच्चारण हो रहा है बच्चों। अब आइए देखते हैं अर्धस्वर क्या होते हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं बच्चों? अर्धस्वर जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख द्वार सकरा तो होता है, लेकिन स्वरों के उच्चारण की तरह वह बीच से निकल जाती है, उन्हें ही वह अर्धस्वर कहा जाता है बच्चों। अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे या और वाह। क्यों? या और वाह दोनों बच्चों वर्ण अपना सीधा अक्षर नहीं है, इस स्वरों की सहायता से ए या और वाह बने हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर और अर्धव्यंजन में आते हैं, ये दोनों मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है बच्चों, अर्धस्वर कहा जाता है। अब आइए देखते हैं हलंत। हलंत क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ और किस रूप में होता है बच्चों? तो हलंत जब कभी व्यंजन का प्रयोग स्वर से रहित किया जाता है, तब उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, यह रेखा हलंत कहलाती है। हलंत युक्त व्यंजन हलंत वर्ण कहलाता है। जैसे विद्या। विद्या बच्चों, यहाँ विद्या लिखा है, जब हम हलंत लगा के करेंगे तो विद्या वर्ण शब्द बच्चों इस तरह बनेगा। तो जो द के नीचे हमने हलंत लगाया वही क्या होता है, हलंत का प्रयोग होता है। विद्यालय, विद्या, विद्यार्थी, जब हम इस तरह से लिखेंगे तो यहाँ इसी हलंत का प्रयोग करते बच्चों। अब आइए देखते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते बच्चों? विसर्ग जिसे अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है बच्चों। किसकी तरह? ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार यानी काफी महत्व होता है बच्चों। हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, यानी कम प्रयोग हो रहा है, लेकिन तब भी होता है। किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका प्रयोग बच्चों आज भी उपयोग होता है। जैसे हिंदी में अगर देखें तो मनोकामना शब्द में, जब हम मनोकामना तो सीधा लिखा जाता है, लेकिन उसको हम संस्कृत में जब लिखेंगे तो मनः कामना लिखेंगे, यानी तत्सम शब्द में। तो मनः, यहाँ हलंत का विसर्ग का प्रयोग हुआ बच्चों, विसर्ग। उसे पयः पान, तो पयः पान, यहाँ हा उच्चारण करने में हा आ रहा है, लेकिन विसर्ग का चिन्ह इस तरह होता है, जिसको हम उच्चारण करते समय हा के रूप में पढ़ते हैं। अतः, स्वतः, दुख, ये सब क्या है, विसर्ग के सहायता से बनाए गए हैं शब्द। अब आइए देते कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। जैसे अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर हैं ना व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। जैसे अंगद, रंग, देखिए अब यहाँ हो रहा है ना अनुस्वार और विसर्ग। अंगद, रंग, अंगूर, ये सब क्या है, अनुस्वार है। इस संबंध में आचार्य किशोरी दास ने कहा भी है, क्योंकि इस तरह से जब पूछ लिया जाएगा किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा है, अगर इनका स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, तो आपको याद रखना जरूरी है। किशोरी दास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते, यानी बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। बच्चों, अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है बच्चों? योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसी को हम अयोगवाह कहते हैं, बच्चों। ये नोट इसलिए मैंने दिया कि इंपॉर्टेंट यहाँ समझना जरूरी था बच्चों। अयोगवाह किसने कहा है, किसने स्टेटमेंट दिया है, इसको जानना बहुत जरूरी था। अब आइए देखते हैं सुर लहर क्या होता बच्चों। सुर लहर किसे कहते हैं? तो सुर लहर ध्वनि विज्ञान में उच्चारण जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सुर लहर भी महत्वपूर्ण होता है। यांत्रिकी ध्वनि विज्ञान की सहायता से ध्वनि किस स्थान से और किस प्रकार प्रयत्न करने से उत्पन्न होती है, इसका ठीक ठीक विवरण मिल जाता है। वाक्य उच्चारण में कहाँ कितना बल दिया जाए, कहाँ कैसी संधि की जाए, और शब्द सुर लहर एवं वाक्य सुर लहर से परिचित कराया जाए, यह सब भी यंत्रों से विश्लेषित कर लिया जाता है बच्चों। उच्चारण एवं सुर लहर को आदर्श वक्ता के उच्चारण एवं सुर लहर से मिलाया जाता है और उच्चारण भिन्नता को सप्रयास दूर किया जाता है। क्यों? जब हम पढ़ते हैं
प्राइमरी लेवल तक, तो वहाँ उच्चारण भी शुद्ध कराया जाता है। जैसे कविता है तो उसको सुर में पढ़ाया जाता है बच्चों, और कब कहाँ रुकना है, किस रूप में रुकना है, कैसे तेज पढ़ना है, कैसे स्लो पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, ये सब सुर लहर के दायरे में आता है बच्चों। अब आइए देखते हैं आघात क्या होता है। आघात बच्चों, जब किसी ध्वनि पर विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? आघात कहते हैं। आघात से बलाघात और सुर दोनों आते हैं। आघात से ही बलाघात और सुर दोनों आते हैं, सुर लहर जिसको हमने जाना है। भाषा विज्ञान की शब्दावली में आघात को स्वराघात भी कहा जाता है बच्चों, स्वराघात भी कहा जाता है। अब आइए थे बलाघात। बलाघात को भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि बलाघात मूलतः सक्त की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षाकृत अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर व शक्तिशाली होता है। किसका? भोलानाथ तिवारी का कहना बच्चों। अब आइए देखते बलाघात का अर्थ भोलानाथ तिवारी ने किस तरह बताया बच्चों। इसके अर्थ को जाने बलाघात के, तो वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता बच्चों। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल होता है तो कभी दूसरे पर। इसी प्रकार एक शब्द की सभी ध्वनियों पर बराबर बल या आघात नहीं पड़ता है। भाषा की कोई भी ध्वनि बलाघात शून्य नहीं होती है। बलाघात के कई भेद होते हैं: ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात एवं वाक्य बलाघात। तो आइए बलाघात किस तरह प्रयोग किए जाते हैं बच्चों, इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे सामान्य रूप में हम इस वाक्य को किस तरह पढ़ेंगे? हम विद्यालय जा रहे हैं, यानी हम किसी से कह रहे हैं जैसे हम विद्यालय जा रहे हैं सामान्य रूप से। अगर वही गुस्से में या रुक करके या फिर किसी कारणवश रुक गए या किसी पर नाराज होकर हम अगर उच्चारण करते हैं, तो इसी वाक्य का उच्चारण हम अलग अलग तरह से करते हैं। सामान्य रूप में तो हम विद्यालय जा रहे हैं ये कर दिए, लेकिन अगर शब्दों पर बल हम दे के करेंगे तो वही बलाघात कहलाएगा। जैसे हम पर बल दिया जा रहा है बच्चों, हम विद्यालय जा रहे हैं, तो हम पर यहाँ बल किस तरह दिया? हम विद्यालय जा रहे हैं। जैसे हम किसी से गुस्से में करें तो हम विद्यालय जा रहे हैं, तो यहाँ बलाघात का प्रयोग हो रहा बच्चों। हम पर, किस पर? हम पर। लेकिन विद्यालय पर यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह बल पड़ रहा है कि हम विद्यालय जा रहे हैं, यानी हम तो साधारण सामान्य रूपों में हम का प्रयोग किए, लेकिन विद्यालय शब्द में बलाघात आया कि हम विद्यालय जा रहे हैं गुस्से में आके, यहाँ विद्यालय पर बलाघात पड़ रहा बच्चों। यही होता है बलाघात का नियम, यानी वाक्यों पर, अक्षर पर और ध्वनि पर बलाघात का प्रभाव पड़ता है बोलने के तरीके में बच्चों। तो शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थ में भेद भी होता है बच्चों। यहाँ जब हम तीनों वाक्य को जब पढ़े हैं और तीनों शब्दों को समझे हैं, तो यहाँ देखिए तीनों में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ गुस्से की बात हो रही है, एक सामान्य रूप पे हो रहा है, एक विद्यालय वाला जा रहा है गुस्से में जा रहा है, तो इसलिए भेद और अर्थ अलग अलग हो जा रहे हैं बच्चों। इसलिए शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थ भेद एवं भाव भेद का ज्ञान पता चलता है बच्चों। स्वराघात एवं बलाघात में सभी ध्वनियां समान बल से नहीं बोली जाती हैं। उसी प्रकार सभी ध्वनियां एक स्वर में नहीं बोली जाती हैं। ध्वनियों का स्वर ऊंचा नीचा होता है बच्चों। सुर का संबंध स्वर यंत्र से होता है। इसका संबंध केवल घोष ध्वनियों से होता है। सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है। सुर उच्च, मध्य एवं निम्न भी हो सकता है बच्चों। वहीं वास्तव में अगर देखा जाए तो स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज से है जो कभी कभी बच्चों नीची, कभी ऊंची और कभी समान सुनाई पड़ती है तथा जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर करती है, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब क्या होता है? उच्च स्वर, तथा जब कम तनाव होता है तो वह निम्न से, यानी आवाज हमारी धीमी हो जाती है, तो इस तरह निम्न स्वर निकलता है। और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है बच्चों। ये हो गया हमारा बलाघात के नियम और उच्चारण और बोलने और कहने वाक्य का प्रयोग करने का नियम बच्चों था।
और हम लोग व्यंजन को जाने, अब स्वराघात बलाघात क्या होता है इसको भी साथ में जाने बच्चों, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बच्चों इसको जानना बेहद जरूरी था, इसलिए साथ में चलते चलते मैंने इसको भी समझा दिया, बता दिया आपको, ताकि आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लें और आपकी तैयारी अच्छे से होती चले। फिर मैं जब बच्चों ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ध्वनियों से संबंधित, मैं बाद में प्रैक्टिस भी कराऊंगी। इसके बाद कल की क्लास हमको शुद्ध उच्चारण से बच्चों, तो हम लोग कल शुद्ध उच्चारण के बारे में सारे नियमों को जानेंगे, समझेंगे बच्चों। आज की क्लास बस यहीं तक, फिर हम कल मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।